वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। वेरी वेरी गुड आफ्टरनून और आप सभी लोगों के लिए नमस्कार। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है बैक्टीरिया, है ना। वायरस की जो क्लास है वो मैंने आपको सेंड कर दी है और वायरस की क्लास में मैंने विषाणु को बहुत अच्छे से समझा दिया है, सारी बीमारियों को भी समझा दिया है। तो इन दोनों टॉपिकों को आपको कंपैरेटिवली पढ़ना है ना, दोनों को तुलनात्मक रूप से अध्ययन करना है ताकि दोनों में जो कन्फ्यूजन होता है वो कन्फ्यूजन क्रिएट ना हो, क्योंकि इससे जो क्वेश्चन आते हैं वो सबसे पहले यही आधार पर क्वेश्चन आते हैं कि आप ये क्लासिफाइड कर पाएं कि कौन सी बीमारी वायरस से है और कौन सी बीमारी बैक्टीरिया से है। ठीक है, इन दोनों को पहले आप लिस्टेड फॉर्म में नोट कीजिएगा और उसके बाद दोनों को आप देख लीजिएगा और उसके बाद फिर अंदर जाकर आप पर्टिकुलर किसी भी बीमारी को उसके वायरस के साथ पढ़ेंगे। ठीक है, तो सारे वायरस और बैक्टीरियाओं के नाम याद करने से पहले ये जान लेना जरूरी होता है कि वह किससे हो रहा है। ठीक है, क्योंकि पहले ही ऑप्शन में वो सामान्य क्वेश्चन देगा कि ये बीमारी किससे होती है, फिर वो पर्टिकुलर नाम पूछेगा, है ना। तो नाम आपको बाद में याद करना है, पहले आपको उसका टाइप पता करना है कि किस टाइप का ये रोग है। ठीक है, तो एक मैं आपकी छोटी सी ट्रिक दे दूंगा, है ना, और उस ट्रिक में आपको सारी जितनी बीमारियां हैं वो कंप्लीट हो जाएंगी कि भाई इतनी बीमारियां बैक्टीरिया से होती हैं और उसके बाद वाली जितनी बीमारी बचें वो सारी किससे होती हैं, वो सारी वायरस से होंगी। और परजीवी और प्रोटोजोन्स से जो बीमारी होती है वो उसका भी मैंने आपको ट्रिक दे दिया है, तो उससे भी आप देख लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए आज शुरू करते हैं। बैक्टीरिया को हिंदी में कहा जाता है जीवाणु। बैक्टीरिया को हिंदी में कहा जाता है जीवाणु, लेकिन एक बात याद रखना कि बैक्टीरिया जीवाणु है लेकिन बैक्टीरियोफेज वायरस है, ये सबसे बड़ा अंतर है। बैक्टीरिया बहुत सारे होते हैं, बहुत सारे बैक्टीरिया होते हैं, जैसे एजोबैक्टर है, राइजोबियम है, लेगुमिनीशियरम है, जेंथोमोनास है, क्लास्ट्रीडियम है। ठीक है, ऐसे बहुत सारे बैक्टीरिया हैं, लेकिन बैक्टीरियोफेज बैक्टीरिया नहीं है बल्कि वायरस है। ये मैंने आपको पिछली क्लास में डिटेल में समझा दिया था, है ना। तो बच्चे इसी में गलती कर देते हैं, बैक्टीरियोफेज नाम लिखा रहता है तो समझते हैं अरे ये तो बैक्टीरिया होगा, तो ऐसा नहीं है। तो चलिए इसके कुछ बेसिक तथ्यों पर हम बात करते हैं। सबसे पहले बैक्टीरिया का अध्ययन जो है वो किसमें किया जाता है, तो बैक्टीरियोलॉजी। किसमें किया जाता है, बैक्टीरियोलॉजी। किसमें किया जाता है, बैक्टीरियोलॉजी। बैक्टीरियोलॉजी को हिंदी में क्या कहते हैं, तो जीवाणु विज्ञान। जीवाणु विज्ञान, लेकिन हिंदी में कभी नहीं आता। बैक्टीरियोलॉजी इंग्लिश का शब्द है, लेकिन फिर भी ये इंग्लिश का हिंदी में इस तरीके से लिखा रहता है, तब आपको यही टिक करना है। बैक्टीरिया का अध्ययन बैक्टीरियोलॉजी, वायरस का अध्ययन वायरोलॉजी, मैंने आपको बताया था। ठीक है, सबसे पहले इसकी जो खोज है वो 1683 में हुई थी, है ना। 1683 में 1683 के आसपास इसकी खोज की थी सर एंटनी वॉन ल्यूवेनहॉक के द्वारा। किसके द्वारा, सर एंटनी वॉन ल्यूवेनहॉक। एंटनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने जो हमारे दांत होते हैं, है ना, दांत में खाना आना फंस जाता है, तब आपने देखा होगा वही खाना खराब होकर उसमें बैक्टीरिया उत्पन्न कर देता है और आपका दांत खराब हो जाता है। पिछली क्लास में जो मैंने डाइजेशन सिस्टम में दांत का पूरा चैप्टर पढ़ाया था उसमें मैंने आपको समझाया था कि दांत कैसे खराब होता है, फिर कैसे आपकी रूट कैनाल ट्रीटमेंट होता है, कैसे आपकी कैविटी को भरा जाता है, सब कुछ मैंने आपको बताया है। तो उस खाना जो फंस जाता है उसमें बैक्टीरिया मौजूद हो जाता है। तो इस चीज को सबसे पहले एंटनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने पहचाना, है ना, कि दांत काला क्यों होता है। तब उन्होंने देखा कि दांत की जो खुरचन में खाना फंसा हुआ है उसकी सेलों को उन्होंने अध्ययन किया और उन्होंने पाया कि उस खाने को खत्म करने वाला उसमें एक बैक्टीरिया उपस्थित हो जाता है और उसे उन्होंने जीवाणु कहा। कहने का अर्थ है कि उन्होंने खोज कर दी, बस वो नाम नहीं दे पाए थे। ठीक है, खोज कर दी थी किसने, एंटनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने, लेकिन नाम नहीं दे पाए थे। तो नाम फिर किसने दिया, नाम दिया था एरेहनबर्ग के द्वारा, है ना। कहीं कहीं इस तरीके से भी लिखा रहता है एरेहनबर्ग। ठीक है, तो बैक्टीरिया की जो खोज है वो एंटनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने की, लेकिन बैक्टीरिया नाम किसने दिया, एरेहनबर्ग के द्वारा दिया गया, है ना। थोड़ा अजीब सा नाम है, एरेहनबर्ग के द्वारा, है ना। एरेहनबर्ग के द्वारा बैक्टीरिया या हिंदी में जीवाणु नाम दिया गया। ठीक है, तो नामकरण अलग होता है और खोजकर्ता अलग होते हैं। ठीक है, तो अब देखो यहां मैं आपको बहुत सारी चीजें बताता हूं,
आपको एक एक करके हेडिंग ऑफ बैक्टीरिया डालेंगे, फिर फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट, फिफ्थ पॉइंट, इस करके सारी चीजों को सिस्टमेटिक लिखेंगे एक एक लाइन छोड़कर, ताकि रिवीजन करने में एग्जाम के समय दिक्कत ना हो और आपको एक बार में अच्छे से याद हो जाए। सबसे पहले बैक्टीरिया का अध्ययन बैक्टीरियोलॉजी, दूसरा बैक्टीरिया की खोज एंटनी वॉन ल्यूवेनहॉक 1683, बैक्टीरिया का नामकरण रेहनबर्ग के द्वारा। लेकिन फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी, जीवाणु विज्ञान का पिता किसे कहा जाता है? जीवाणु विज्ञान का पिता डैश करके लिखेंगे एंटनी वॉन ल्यूवेनहॉक। क्या लिखेंगे आप? ल्यूवेनहॉक ही लिखेंगे, है ना। बैक्टीरियोलॉजी का जो पिता है, फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी, और हिंदी में जीवाणु विज्ञान का पिता कहते हैं इसको, ल्यूवेनहॉक को। लेकिन फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी, सूक्ष्म विज्ञान के पिता पूछे तब आपको लगाना है लुई पास्चर। तब आपको क्या लगाना है? लुई पास्चर, है ना। माइक्रोबायोलॉजी के पिता कौन है? लुई पास्चर हैं, ठीक है। फिर आपसे पूछे कि मॉडर्न बैक्टीरियोलॉजी के जनक कौन है? मॉडर्न बैक्टीरियोलॉजी के जनक, हिंदी में आधुनिक जीवाणु विज्ञान का पिता। देखो, जीवाणु की खोज अलग है, नाम अलग है, जीवाणु का पिता, जीवाणु विज्ञान का पिता अलग है, और आधुनिक जीवाणु विज्ञान के पिता अलग हैं। बड़ा देखो, बच्चे क्या करते हैं, एक चीज याद कर लेते हैं, लेकिन जब दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी चीज उसी में इंक्लूड करके दी जाती है तब वहां हमें दिक्कत हो जाती है, ठीक है। तो आपसे पूछे मॉडर्न बैक्टीरियोलॉजी पूछे या आधुनिक जीवाणु विज्ञान का जनक पूछे, तब आपको लगाना है रॉबर्ट कोच। क्या लगाना है? रॉबर्ट कोच। अब आप कहेंगे ऐसा क्यों? तो रॉबर्ट कोच ने कुछ आधुनिक जमाने में ऐसे कारनामे करके दिखाए थे जिस कारण इन्हें आधुनिक जीवाणु विज्ञान का पिता माना गया। वो काम क्या थे? वो काम थे, इन्होंने टीबी के जीवाणु का पता लगाया। क्या लगाया? टीबी के जीवाणु का पता लगाया और टीबी का टीका तैयार किया। टीबी का टीका समझते हो ना, वैक्सीन, है ना, जो टीके के लगते हैं, तपेदिक कहते हैं जिसको, क्षय रोग कहते हैं। तो उसका टीका किसने बनाया? क्या नाम है, देखो फिसल गया, रॉबर्ट कोच। तो रॉबर्ट कोच ने तैयार किया। हैजा का टीका भी बनाया था ना, हैजा, कोलेरा, जिसको इंग्लिश में कोलेरा कहा जाता है, हैजा को भी इन्होंने उसका टीका भी बनाया था। तो इस चीजों को आप लिख लेना। खोज किसने की? ल्यूवेनहॉक ने। नामकरण किसने किया? रेहनबर्ग ने। जीवाणु विज्ञान के पिता कौन कहलाते हैं? तब आपको लगाना है ल्यूवेनहॉक। लेकिन आधुनिक जीवाणु विज्ञान के पिता कौन कहलाते हैं? तब आप लगाएंगे रॉबर्ट कोच। और माइक्रोबायोलॉजी के पिता कौन कहलाते हैं? तब आपको लगाना है लुई पास्चर, ठीक है। फिर आपसे पूछेगा कि जर्म थ्योरी किसने दी? तो जर्म थ्योरी भी रॉबर्ट कोच के द्वारा दी गई थी। जर्म थ्योरी का मतलब होता है जो जर्मिनल छोटे छोटे जीवाणु होते हैं वो कैसे जर्म करते हैं, है ना। तो इसको भी रॉबर्ट कोच ने बताया था। तो जर्म थ्योरी के जनक रॉबर्ट कोच। फर्मेंटेशन थ्योरी किसने दी? किडवन सिद्धांत किसने दिया? या उन्होंने ये बताया था कि जो किडवन होता है, जो फर्मेंटेशन होता है, वो जीवाणुओं के द्वारा ही संभव होता है। कुल मिलाकर कहने वाली बात यह है कि खाना रखा है, उस खाने के ऊपर जीवाणु चलेगा, उसको वो खत्म करने का मतलब, या उसे खाने को उन्होंने परिवर्तित कर दिया और उस खाने को उन्होंने चेंज कर दिया खाकर, तो उसी को क्या कहते हैं? फर्मेंटेशन थ्योरी। तो ये फर्मेंटेशन थ्योरी किसने दी थी? लुई पास्चर के द्वारा। किसके द्वारा दी गई थी? लुई पास्चर। देखो, रॉबर्ट कोच को आधुनिक विज्ञान का जनक इसलिए कहा गया, आधुनिक जीवाणु विज्ञान का जनक इसलिए कहा गया क्योंकि इन्होंने जर्म थ्योरी दी और टीबी के बारे में बताया, टीबी के टीके को बनाया। और लुई पास्चर को माइक्रोबायोलॉजी का जनक इसलिए कहा क्योंकि इन्होंने फर्मेंटेशन थ्योरी दी। इन्होंने बताया कि जो किडवन है वो जीवाणु से ही होता है, जीवाणु से ही किडवन होता है। तो इसमें दो क्वेश्चन बन गए। माइक्रोबायोलॉजी का जनक लुई पास्चर, फर्मेंटेशन थ्योरी किसने दी? लुई पास्चर। फर्मेंटेशन किससे होता है? जीवाणु से होता है। जीवाणु क्या करता है? फर्मेंटेशन करता है, किडवन करता है, ठीक है। तो बहुत सारे क्वेश्चन। फिर आपसे पूछेगा कि एंटीसेप्टिक थ्योरी किसने दी? एंटीसेप्टिक, क्योंकि आपको पता है बहुत सारे एंटीसेप्टिक हैं जो बैक्टीरियो से तैयार किए जाते हैं, जैसे स्ट्रेप्टोमाइसिन है, टेट्रामाइसिन है ना, बहुत सारे हैं, एक्रोमाइसिन है, ऐसे बहुत सारी दवाइयां होती हैं जो आप मेडिकल पे जाते हैं तो एंटीसेप्टिक के रूप में आपको मिलती हैं। तो वो एंटीसेप्टिक थ्योरी सबसे पहले जोसेफ
लिस्टर के द्वारा दी गई थी। किसके द्वारा? जोसेफ लिस्टर के द्वारा। उन्होंने कहा था कि कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जो एंटीसेप्टिक के रूप में काम करते हैं, ये जोसेफ लिस्टर ने बताया। इसी कारण एंटीसेप्टिक थ्योरी का जनक या पिता जोसेफ लिस्टर को माना जाता है। ठीक है, तो यहां तक हमने कुछ बेसिक फैक्टों पर बात की। बेसिक फैक्टों का मतलब है जो एग्जाम में आना ही आना है, जो एग्जाम में लगातार पूछे गए हैं। ठीक है, अब हम यहां पर एंट्री करेंगे बैक्टीरिया में। अब हम यहां पर एक एंट्री करेंगे बैक्टीरिया में। खोज वोज ये सब हमने देख लिया कि किसने की, लेकिन जब खोज हुई और उसके बाद जब बैक्टीरिया पर रिसर्च हुआ तो बैक्टीरिया के अंदर जब वैज्ञानिक गए, माइक्रोस्कोप से उसका अध्ययन किया, एक बात याद रखना, बैक्टीरिया को प्लांट और एनिमल के बीच की कड़ी कहा जाता है। बैक्टीरिया को प्लांट और एनिमल के बीच की कड़ी कहा जाता है। आप कहेंगे ऐसा क्यों है? तो ऐसा इसलिए है क्योंकि बैक्टीरिया को जब उठा के देखा गया, बैक्टीरिया को जब उठा के देखा गया, उसका अध्ययन किया गया, तो बैक्टीरिया में आधे गुण प्लांट के दिखे और आधे गुण एनिमल के दिखे। कैसे दिखे अभी मैं आगे समझाऊंगा, थोड़ा सा संयम को रखिए, थोड़ा सा धैर्य को रखिए। तो प्लांट और एनिमल के गुण दोनों दिखे इसमें, इसलिए इसे प्लांट और एनिमल के बीच की कड़ी कहा। जैसे वायरस को निर्जीव और सजीव के बीच की कड़ी कहा था, जैसे वायरस को निर्जीव और सजीव के बीच की कड़ी कहा था। बात समझ में आ रही है? ठीक है, एक चीज और याद रखना कि प्लांट और एनिमल के बीच की कड़ी बैक्टीरिया को भी कहा जाता है, लेकिन साथ साथ में यूग्लिना को भी कहा जाता है। ठीक है, या तो ऑप्शन में यूग्लिना रहेगा या बैक्टीरिया रहेगा, और अगर दोनों रहें तब आपको यूग्लिना लगाना है। क्यों ऐसा? क्योंकि यूग्लिना में बैक्टीरिया से थोड़े से ज्यादा गुण दिखते हैं। किसके? प्लांट के ऐसे क्या गुण है मैं आपको बताता हूं। यूग्लिना तो मैं आपको समझा चुका हूं कि संसार का एकमात्र ऐसा जीव है, एकमात्र ऐसा एनिमल है जिसमें हरित लवक है। जिसमें क्या है? हरित लवक। अब बहुत सारे लोगों को हरित लवक समझ में नहीं आ रहा होगा, तो भाई इसलिए मैं कहता हूं कि क्रमबद्ध सारे लेक्चरों को देखा जाए, 1 2 3 4, इसलिए मैं नंबरिंग दे रहा हूं हर एक लेक्चर में। एक नंबर के हिसाब से आपको लेक्चर देखना है। लेक्चरों को आप मिस करेंगे तो कहीं ना कहीं आप फंस जाएंगे, आपको कुछ समझ में नहीं आएगा, फिर आप दोष देंगे टीचर पे, यार ये हरित लवक क्या बोल रहा है, ये हमें तो समझ में नहीं आ रहा, इससे समझाते नहीं बनता। अरे भाई जब आपने उस चीज को सुना ही नहीं तो समझाने वाला उसमें क्या करेगा? तो आपको क्रम से पढ़ना है। इसी कारण क्रमबद्ध ज्ञान को विज्ञान कहा जाता है ना। विज्ञान को आपको हल्के में नहीं लेना है। विज्ञान को जब तक आप क्रम से नहीं पढ़ेंगे आप अपने आप से धोखा कर देंगे। तो क्रमबद्ध ज्ञान को ही विज्ञान कहते हैं। तो हरित लवक ये सब मैं आपको पिछली क्लास में पढ़ा चुका हूं। तो यूग्लिना में हरित लवक भी होता है और जीवों के गण भी होते हैं, इसी कारण से प्लांट और एनिमल के बीच की कड़ी कहा जाता है। बैक्टीरिया को भी प्लांट और एनिमल के बीच की कड़ी कहा जाता है। क्योंकि इसमें ये भोजन बनाने की क्षमता स्वयं होती है, ये भोजन स्वयं बना लेता है। इसका मतलब है ये स्वपोषी है। ये क्या है? स्वपोषी है, परपोषी नहीं है। ये परपोषी भी होते हैं कुछ बैक्टीरिया, लेकिन मोस्टली इसमें स्वपोषी का गुण देखा गया है। स्वपोषी का गुण का मतलब क्या है, कैसे समझाऊं? जैसे हम हैं, हम क्या हैं? परपोषी हैं, दूसरों पर आश्रित हैं, परपोषी हैं। हम पेड़ पौधों पर आश्रित हैं, हम पेड़ों के बिना खाना खा ही नहीं सकते। आप बता दो कि आप गेहूं, चावल, दाल, है ना, धनिया, सब्जी कुछ भी खाते हो, या फिर मैं मीट की भी बात करूं, जीवों की भी बात करूं, या दूध की भी बात करूं, तो आप दूसरे पे आश्रित हैं, खाने पे दूसरे पे आश्रित हैं। आप खुद खाना नहीं बनाते। किचन में बनाते हैं वो एक अलग बात है, किचन में बनाते हैं वो एक अलग बात है, लेकिन ये बनाना नहीं होता है। ला तो मतलब उसको पैदा करना, उसको उत्पन्न करना। ठीक है, तो बैक्टीरिया क्या करता है? उस खाना को बना लेता है। जैसे पेड़ पौधों को खाना खिलाने जाता है क्या? नहीं जाता है, वो खुद बना लेते हैं। तो जो खुद बनाते हैं वो स्वपोषी हैं, जो दूसरा बनाता है, दूसरे पे आश्रित होता है, वो परपोषी है। मानव क्या है? परपोषी है, पूर्णतः हेटेरोट्रोफिक है। और ये क्या है? ये ऑटोट्रोपिक है ना। तो बैक्टीरिया में क्लोरोफिल नहीं होता, लेकिन फिर भी ये स्वपोषी है। कैसे समझते हैं? बैक्टीरिया सबसे पहले तो प्रोकैरियोटिक होता है। 1 नंबर का क्वेश्चन, प्रोकैरियोटिक होता है, माइक्रो होता है और एकोशिकी है, यूनिसेलुलर है। एकोशिकी है, यूनिसेलुलर है, ये मैं आपको क्लासिफिकेशन में समझा चुका हूं, यहां नहीं बताऊंगा। ऑटोट्रोपिक मतलब स्वपोषी हैं। कैसे हैं? स्वपोषी इसलिए हैं क्योंकि इनमें जितने भी कोशिकांग हैं, जैसे हरित लवक हो गया, गोल्जी बॉडी हो गया, है ना, न्यूक्लियस हो गया, राइबोसोम हो गया, लाइसोसोम हो गया, ये सभी इनमें अनुपस्थित होते हैं। सभी डेवलप सेल ऑर्गन हैं वो इसमें अनुपस्थित होते हैं। हरित लवक भी अनुपस्थित होता है, लेकिन हरित लवक जैसे कुछ
पदार्थ पड़े होते हैं, है ना, थाइलेकॉइड टाइप के कुछ पदार्थ पड़े होते हैं, है ना, कुछ प्लास्टिड पड़े होते हैं, प्लास्टिड कह सकते हैं मैंने, प्लास्टिड पड़े होते हैं, वो प्रकाश संश्लेषण का काम करते हैं और खाना बना लेते हैं खुद। तो क्लोरोफिल भी नहीं है, मतलब जीवों के गुण दर्शा रहा है, और क्लोरोफिल नहीं है फिर भी खुद खाना बना रहा है, मतलब पेड़ों के गुण दर्शा रहा है। बात समझ में आ रही है? खुद खाना बना रहा है इसलिए सौपोषी है, और हरित लवक नहीं है इसलिए जंतु है, इसलिए इसे जीवित प्लांट और एनिमल के बीच की कड़ी कहा। ऐसा ही कॉन्सेप्ट यूग्लिना में है। इसमें सबसे बड़ा जो अंतर है वो ये है कि इसमें सेल वॉल प्रेजेंट होती है, कोशिका भित्ति उपस्थित होती है। कोशिका भित्ति उपस्थित होती है, इसी कारण ये वायरस से आकार में बड़ा है और थोड़ा सा कठोर होता है। ठीक है, अब क्वेश्चन आता है कि बैक्टीरिया जो है इनका आकार क्या होता है। तो बैक्टीरिया के बहुत सारे आकार हैं। कुछ बैक्टीरिया गोल होते हैं, कुछ बैक्टीरिया लंबे होते हैं, है ना, कुछ बैक्टीरिया वृत्ताकार होते हैं, कुछ बैक्टीरिया ओवल शेप होते हैं, वलयाकार होते हैं, और कुछ बैक्टीरिया आपके रॉड शेप होते हैं। रॉड को हम क्या कहेंगे हिंदी में? रॉड को, हाँ, छड़ाकार, है ना, आप लिख लेंगे छड़ाकार। बस आपको यही याद रखना है। सबसे ज्यादा जो बैक्टीरिया है वो छड़ाकार प्रकार के पाए जाते हैं। छड़ाकार मतलब छड़ के आकार के होंगे, लंबे होंगे, छड़ के आकार के होंगे, लंबे होंगे, रॉड शेप जिन्हें कहा जाता है। ठीक है, तो आपको बस यही याद रखना है कि सबसे ज्यादा ब्रह्मांड में जो बैक्टीरिया पाए जाते हैं वो कौन से हैं? छड़ाकार हैं, रॉड शेप हैं। अब मैं आपको कुछ इसके प्रकार बताता हूं, टाइप्स बताता हूं, है ना, कुछ मैं आपको इसके टाइप बताता हूं, प्रकार बताता हूं कि आखिर बैक्टीरिया कितने प्रकार का होता है ना। अभी तक आपने बैक्टीरिया के बारे में पढ़ा होगा लेकिन टाइप नहीं देखे होंगे। आज हम टाइप पे बात करेंगे, तो बैक्टीरिया 2 टाइप के होते हैं, है ना, 2 प्रकार के बैक्टीरिया होते हैं। नंबर 1 इज ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया एंड सेकंड 1 इज ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। अब आप कहेंगे ये क्या कह दिया सर आपने? तो मैं आपको बताता हूं कि जो ग्राम पॉजिटिव है, ग्राम पॉजिटिव को हिंदी में क्या कहेंगे? ग्राम सक्रिय कह सकते हैं आप, ग्राम सक्रिय, और ग्राम निष्क्रिय या ग्राम नेगेटिव। इस प्रकार के 2 बैक्टीरिया होते हैं। ठीक है, तो इनमें बेसिक अंतर क्या है? बेसिक अंतर तो बहुत सारे हैं लेकिन आप बस एक याद रख लो, वही आपसे पूछा जाएगा। इनमें सेल वॉल होती है, मतलब इनमें सेल वॉल मोटी होती है ना, बेसिकली होती तो दोनों में है। और इनमें जो सेल वॉल है, सेल वॉल को हिंदी में कोशिका भित्ति कहते हैं ना, ये पतली होती है, बहुत पतली होती है, थिक और थिन। सेल वॉल थिक, सेल वॉल थिन। सेल वॉल मोटी होती है, पतली होती है। एक बार क्वेश्चन आया था व्यापम में कि बेसिकली जो बैक्टीरिया का वर्गीकरण है वो किस आधार पर किया गया है, तब उसमें कारण पूछा था, तो उसका कारण था सेल वॉल, कोशिका भित्ति। तो बस कोशिका भित्ति का अंतर आप याद रखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि अंतर क्यों रखा गया है। आप कहेंगे अंदर क्यों? तो भाई देखो, ग्राम पॉजिटिव मतलब पॉजिटिव, आपको समझ में आ रहा है कि पॉजिटिव मतलब कुछ सक्रिय बात हो रही है, सक्रिय बात हो रही मतलब कुछ मजबूती की बात हो रही है, और मजबूती तभी होगी जब कोशिका भित्ति मोटी है। तो जिसकी कोशिका भित्ति मोटी होगी वो बैक्टीरिया कैसा होगा? ग्राम पॉजिटिव होगा। जिसकी पतली होगी वो ग्राम नेगेटिव होगा, सीधी सी बात है। ठीक है, अब और आसान भाषा में समझाऊं मैं तो ये कह सकता हूं कि जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है वो ज़्यादा मजबूत होते हैं, ज़्यादा लंबे समय तक जीते हैं, उन पर ज़्यादा दबाव का प्रभाव नहीं पड़ता। और जो ग्राम नेगेटिव होते हैं वो जल्दी निष्क्रिय हो जाते हैं, जल्दी खत्म हो जाते हैं, क्योंकि उनकी सेल वॉल पतली है ना। ये बेसिक समझने के लिए। अब हम कुछ बैक्टीरिया की बात करते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट बैक्टीरिया जो आपके जीवन से जुड़े हुए हैं, है ना, जीवन से जुड़े हुए हैं। देखो आपने अचार देखा होगा, अचार को डालते हैं तो अचार में भी एक बैक्टीरिया होता है। जो लोग खेती किसानी करते हैं तो खेती किसानी करने में भी बहुत सारे बैक्टीरिया होते हैं। खेती किसानी में यूरिया वगैरह डलता है, कुछ फसलों में नहीं डलता है, उसका कारण भी बैक्टीरिया है। बैक्टीरिया नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है, कैसे करता है वो भी हम बताएंगे। एल्कोहल में भी बैक्टीरिया होता है, दारू वारू जो लोग पीते हैं उसमें भी बैक्टीरिया होता है, जो लोग बियर पीते हैं उसमें भी बैक्टीरिया होता है ना। कुछ लोग खाना खाते हैं कुछ अजीब प्रकार का, उसमें भी बैक्टीरिया होते हैं। और तो और आपके पेट में भी बैक्टीरिया होता है। एक बैक्टीरिया होता है जिसका नाम है ई कोलाई, जो आपकी आंत में परमानेंट पड़ा होता है, तो उसकी भी हम बात करेंगे। ठीक है ना। डेयरी में भी जो दूध आता है पाश्चुरीकृत दूध, उसमें भी बैक्टीरिया होता है।
है ना। दूध, जितना भी दूध है उसमें बैक्टीरिया मिलेगा, दही में बैक्टीरिया मिलेगा, दूध, दही, मक्खन, पनीर सब में बैक्टीरिया मिलेगा। तो सभी बैक्टीरियाओं की हम यहाँ पर चर्चा करेंगे जो आपके जीवन से जुड़े हुए हैं। बैक्टीरिया तो लाखों करोड़ों प्रकार के हैं, लेकिन जो आपके इंपॉर्टेंट हैं उन पर हम यहाँ चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहले आप लिख लेंगे कुछ प्रमुख बैक्टीरिया, हेडिंग डालेंगे सम इंपोर्टेंट ऑफ बैक्टीरियास। कुछ प्रमुख बैक्टीरियास की बात हम करेंगे। नंबर वन करेंगे मानव या ह्यूमन बैक्टीरिया, मतलब ह्यूमन में उपस्थित बैक्टीरिया, मानव में उपस्थित बैक्टीरिया। तो नंबर 1 लिखो आप, मानव में उपस्थित बैक्टीरिया, डैश करके लिख लेंगे ई कोलाई। उसका पूरा नाम क्या है? ई कोलाई, ई कोली भी कहते हैं ना, ई कोली भी कहते हैं। इसका पूरा नाम है एस्चेरिया। क्या नाम है इसका? एस्केरिया। एस्केरिया, ई का मतलब होता है एस्केरिया, एस्चेरिया या एस्केरिया, जो भी आप लिखे, एस्केरिया कोली। तो ई कोलाई है ना, इस तरीके से लिखा होता है, ई कोली या कोलाई, है ना, ई कोली। तो ई कोली बैक्टीरिया आपसे पूछेगा कि मानव में, ये पूछेगा ये कौन सा बैक्टीरिया है, तब आप लगाएंगे ह्यूमन, मानव में उपस्थित बैक्टीरिया है। फिर पूछेगा मानव में कहाँ उपस्थित होता है, तब आप लगाएंगे आंत में। आंत जो होती है ना, जहाँ आपका खाना पचता है, तो जहाँ खाना पचता है वहीं बैठा होता है। और वहीं देखो, एक चीज याद रखो, वायरस सभी नुकसानदायक होते हैं, सभी वायरस बीमारी फैलाते हैं, लेकिन बैक्टीरिया कुछ ही होते हैं जो नुकसानदायक होते हैं, लेकिन अधिकांश बैक्टीरिया फायदेमंद होते हैं। बैक्टीरिया बहुत ज्यादा फायदेमंद होते हैं, जो कि आपके जीवन निर्वाह में काफी सहायक होते हैं। कैसे वह भी मैं समझाता हूं। पहला बैक्टीरिया का नाम बता दिए, ई कोलाई। ये फायदेमंद बैक्टीरिया, ये आपकी आंत में है, फायदेमंद है। ये आपके खाने में कुछ ऐसे पदार्थों को, देखो क्या करेगा, आपने खाना खाया, आपकी आंत में खाना पहुंच गया, आंत में ये बैठा है, तो आपका खाना इसने खाना शुरू किया, और उसके बाद इसकी बॉडी से कुछ ऐसे पदार्थ निकलते हैं, कुछ विटामिन निकलते हैं, कुछ मिनरल्स निकलते हैं, जो आपकी बॉडी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, जो कहीं और से नहीं मिल सकते, लेकिन ये बैक्टीरिया आपको दे देगा। बात समझ में आई? तो कुछ इंपॉर्टेंट चीजें ये बैक्टीरिया हमें दे देता है। हमारा खाना तो लेता है, लेकिन खाने कितना खाएगा बैक्टीरिया? खाना कितना छोटा हो, दिखता तक नहीं है, तो थोड़ा बहुत खाना खाएगा, कुछ नैनो माइक्रोग्राम, लेकिन फिर हमें ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें प्रदान करता है। ठीक है, तो एस्चेरिया कोली को आप याद रखेंगे। और एक बात याद रखना, ये हमें नुकसान नहीं पहुंचाता, ये बैक्टीरिया हमें नुकसान नहीं पहुंचाता। तो नुकसान नहीं पहुंचाएगा तो बाय डिफॉल्ट ये कैसा हो जाएगा? ग्राम नेगेटिव। कैसा वायरस है? ये पीछे पूछा गया एक बार कि ये कोलाई मानव रहित बैक्टीरिया कैसा वायरस है, तो ग्राम नेगेटिव वायरस है। ग्राम नेगेटिव का मतलब ये ज्यादा खतरनाक नहीं है, नेगेटिव स्थिति में हमारी आंत में पड़ा रहता है, इसलिए इससे कोई भी प्रकार का इफेक्ट हमारी बॉडी में नहीं मिलता। ठीक है, चलो दूसरा हेडिंग डालो, नाइट्री कारक बैक्टीरिया। नाइट्री कारक बैक्टीरिया, सॉरी, नाइट्रोजन स्थिरीकरण बैक्टीरिया, है ना, नाइट्री कारक भी कह सकते हैं। हेडिंग डालो, नाइट्रोजन स्थिरीकरण बैक्टीरिया। नाइट्रोजन स्थिरीकरण इंग्लिश में कहते हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन। ये हमारा एग्रीकल्चर से जुड़ा हुआ है, किसानों से जुड़ा हुआ है ना, किसानों से जुड़ा हुआ है नाइट्रोजन स्थिरीकरण बैक्टीरिया। मानव जब खेती करता है तो खेती में जो प्लांट हैं वो बहुत सारे प्रकार के होते हैं, जैसा कि अभी आगे मैं बॉटनी में समझाऊंगा कि प्लांट में रूट, जड़ कैसे बनती है, तना कैसे बनता है, पत्ती कैसे बनती है, ये हम पूरा उसकी मॉर्फोलॉजी और एनाटॉमी पर डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले कुछ उनकी बेसिक चीजें हैं। तो होता क्या है कि हमारे पौधों के लिए, है ना, जितने भी हमारे संसार में पौधे हैं उनके लिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है एनपीके। क्या इंपॉर्टेंट होता है? एनपीके। अभी एनपीके क्या है? एनपीके का मतलब होता है नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम। नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम। नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम 4:2:1 के अनुपात में हमारी मृदा में कम है। हमारी मृदा में कम है, हमारी जमीन में कम है, या सॉइल में या मिट्टी में कम है। हमारी मिट्टी में ये कम है। किस अनुपात में कम है? अगर अनुपात पूछे तो 4:2:1 अनुपात में ये हमारी मृदा में कम है। इसी कारण एक डीएपी करके नाम से आता है, डीएपी, है ना। डीएपी आपने देखा होगा, जो लोग किसान होंगे वो समझ गए होंगे कि खेत में हम डीएपी डालते हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट जो खाद होता है वो यही है। अगर आप डीएपी नहीं डालोगे तो फसलें होना आज के समय में पॉसिबल नहीं है ना। एक हमारे थोड़े रिलेशन में थे, उनने एक बार ये प्रयास करके देखा था कि चलो इस साल हम खाद, रासायनिक उर्वरक कुछ नहीं डालते, पुराने समय जैसी खेती करके देखेंगे, है ना, कितना होता है। तो उन्होंने कुछ नहीं डाला, खेती की, तो जितना उन्होंने बीज लगाया था वो पूरा बीज बर्बाद चला गया और एक भी पौधा नहीं हुआ। इससे निष्कर्ष निकलता है कि वर्तमान की जो मृदा है
वो पूर्ण रूप से अनुपजाऊ हो चुकी है। हर साल हम उसे उपजाऊ बनाने के लिए बहुत सारे रासायनिक उर्वरक का उपयोग करते हैं, जिसमें से सबसे इंपॉर्टेंट जो खाद है, रासायनिक खाद है, वो डीएपी है। डीएपी नाम कहते हैं, लेकिन उसमें जो होता है वो ये होता है, नाइट्रोजन आप जानते हैं, फास्फोरस आप जानते हैं, पोटेशियम आप जानते हैं, जिसे सामान्य भाषा में पोटास भी कुछ लोग कहते हैं। तो हमारे भारतीय मृदा में, पूरे भारत की जमीन को आप उठा के देखेंगे, मृदा टेस्ट करेंगे, सॉइल टेस्ट करेंगे, तब आपको एनपीके की मात्रा में कमी मिलेगी, जो कि 4:2:1 के अनुपात में कम है। और इसी अनुपात में इस चीज को डीएपी की बोरी में भरा जाता है, इसी अनुपात में, और इस खाद को जब जमीन में डालते हैं तो वही अनुपात में वो उसकी रिकवरी कर देता है। मतलब आपकी फिर जमीन में क्या पहुंच गया, नाइट्रोजन भी पहुंच गया, फास्फोरस भी पहुंच गया, पोटास भी पहुंच गया। इसके अलावा और भी इंपॉर्टेंट एलिमेंट होते हैं, है ना। सभी का व्याख्यान मैं यहां नहीं कर सकता, नहीं तो शाम हो जाएगी। ठीक है, ये आपका प्लांट है मान लो, तो ये प्लांट आपका पूरा जितने भी मटेरियल है वो जड़ों से लेता है ना, जड़ों से लेता है। और जड़ों से कहां लेगा, मिट्टी से लेगा। तो मिट्टी में हमने ये डाल दिया, ये पहुंच गया। इसके अलावा कुछ सूक्ष्म तत्व होते हैं, कुछ लघु, है ना, इनको लघु कह सकते हैं, कुछ दीर्घ तत्व होते हैं, ऐसे बहुत सारे तत्व होते हैं, जैसे सोडियम है, पोटेशियम है, क्लोरीन है, कॉपर है, जिंक है, जस्ता है, लोहा है, आयरन है, एल्यूमिनियम है। सभी तत्वों की जरूरत होती है, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है। और इनमें से भी सबसे इंपॉर्टेंट होता है नाइट्रोजन। इनमें से भी सबसे इंपॉर्टेंट होता है नाइट्रोजन। किसके लिए, पौधे के लिए। पौधे की जो वृद्धि है उसमें सहायक कौन सा पदार्थ होता है, नाइट्रोजन। ये क्वेश्चन एक बार पूछा गया था कि पौधों की वृद्धि के लिए सहायक तत्व कौन सा है, तो नाइट्रोजन है। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि नाइट्रोजन ही क्यों है, तो मैंने आपको पिछली क्लास में एक बहुत बढ़िया चीज बताई थी कि किसी भी जीव का शरीर, किसी भी जीव की बॉडी, चाहे वो प्लांट हो, चाहे वो एनिमल हो, चाहे हम हो, हमारी भी जो वृद्धि हुई है वो किससे हुई है, वो नाइट्रोजन से ही हुई है। किससे हुई है, नाइट्रोजन से ही हुई है। अब आप कहेंगे कैसे, आपने तो प्रोटीन कहा था कि प्रोटीन लो और मसल्स बनाओ। तो भाई साहब, जो प्रोटीन है ना, वो प्रोटीन नाइट्रोजन से ही बनता है। प्रोटीन जो है आपको पता है कि अमीनो एसिड से बनता है। अमीनो एसिड बार बार जुड़ते हैं, प्रोटीन बन जाता है, और अमीनो एसिड में मुख्य तत्व नाइट्रोजन ही होता है। मुख्य तत्व नाइट्रोजन ही होता है। तो किसी भी जीव की वृद्धि के लिए सबसे इंपॉर्टेंट नाइट्रोजन है। इसी कारण हमारे वायुमंडल में सबसे ज्यादा नाइट्रोजन है। लेकिन एक समस्या है। समस्या क्या है कि नाइट्रोजन को हम तो ले लेते हैं डायरेक्ट, है ना, हमें तो मिल जाता है नाइट्रोजन, खाने आने में हम ले लेते हैं, लेकिन पौधे नाइट्रोजन को डायरेक्ट नहीं ले पाते। आप कितनी नाइट्रोजन डाल दो जमीन में, लेकिन पौधे नहीं ले पाएंगे। क्यों नहीं ले पाएंगे, क्योंकि पौधे हमेशा नाइट्रोजन को नाइट्रेट और नाइट्राइट के फॉर्म में लेते हैं। आप कहेंगे ये क्या है, नाइट्रेट और नाइट्राइट ये ऑक्सीजन के कंपाउंड हैं, है ना। NO2 और NO3 कहा जाता है ना, इस तरीके से NO2 और NO3, मतलब नाइट्रोजन के साथ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ट्राइऑक्साइड। जब ऑक्सीजन नाइट्रोजन के साथ मिल जाता है तब इसे हम नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ट्राइऑक्साइड, मतलब नाइट्रेट और नाइट्राइट कहते हैं। जब ऑक्सीजन इससे जुड़ जाता है तो ये नाइट्रोजन थोड़ा सा हल्का हो जाता है, और हल्का हो जाता है तब इसे पेड़ आराम से ले लेता है, तब इसे पेड़ पौधे आराम से ले लेते हैं। ठीक है, तो जो डीएपी मार्केट में मिलता है ना, उसमें जो नाइट्रोजन होती है वो इसी फॉर्म में होती है, नाइट्रेट और नाइट्राइट के। तब आप इसे डाल दो तो कोई दिक्कत नहीं है, ये बढ़िया तरीके से ले लेते हैं, ये बढ़िया तरीके से ले लेते हैं। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि हम ये खाद नहीं डालते, फिर भी इन्हें नाइट्रोजन की जरूरत पड़ जाती है, और वो नाइट्रोजन अगर भूमि में उपस्थित है तो उसको भी कैसे कन्वर्ट करेंगे। तब इनकी यहाँ जड़ों में क्या होता है, इनकी जड़ों में क्या होता है, जल्दी से बताइए। इनकी जड़ों में एक बैक्टीरिया होता है, कौन सा, राइजोबियम। कौन सा, राइजोबियम। तो राइजोबियम बैक्टीरिया बैठा होता है। आपने देखा होगा दलहन, जितनी भी दलहनी फसलें हैं, दलहनी फसलों में यूरिया कभी नहीं डलता। कभी भी आपने नहीं देखा होगा कि जो अरहर है ना, जो मूंग है, जो आपका बटरी है, चना है, इसमें यूरिया नहीं डाला जाता। और यूरिया अगर कोई डाल भी दे तो उसका कोई उपयोग नहीं है। ठीक है, या जैसे आपने डीएपी तो खैर डलता है, लेकिन डीएपी हम इसलिए डालते हैं क्योंकि फास्फोरस और पोटेशियम की पूर्ति हो जाए।
और इसमें जो नाइट्रोजन है वो नाइट्रेट के फॉर्म में होता है तो कोई दिक्कत नहीं है, इसको आप डाल सकते हैं। लेकिन इसमें यूरिया को नहीं डाला जा सकता, और अगर आपने डाल भी दिया है तो नाइट्रोजन डायरेक्ट पहुंच गया। तो इनमें जड़ों में क्या होता है, इनकी देखा होगा आप लोगों ने, जब दलहनी पेड़ों को आप उखाड़ के देखेंगे तो उनकी जड़ में एक गठान आपको दिखेगी। गठान को क्या कहेंगे, नोड्यूल कहेंगे, है ना, गठान को नोड्यूल कहेंगे। तो उस गठान में ये बैक्टीरिया बैठा होता है, बैक्टीरिया नाइट्रोजन को ले लेता है और नाइट्रोजन को नाइट्रेट में बदल देता है और नाइट्राइट में बदल देता है। बात समझ में आई? बैक्टीरिया नाइट्रोजन को ले लेगा, नाइट्रेट और नाइट्राइट में बदल देगा, और नाइट्रेट और नाइट्राइट को पेड़ ले लेगा और पेड़ का खाना ये ले लेगा। बात समझ में आई? नहीं आई? इसे हम कहते हैं सहजीविता का संबंध। सहजीविता समझ रहे हो, सिम्बायोटिक रिलेशन। मतलब ये जो राइजोबियम है ये नाइट्रोजन को नाइट्रेट और नाइट्राइट बना के किसे दे रहा है, पौधे को। ठीक है कि भाई तुम हमसे ये ले लो और बदले में हमें तुम क्या दे दो, खाना दे दो। तो पेड़ के पास पर्याप्त खाना होता है, कुछ भी खा लो, पेड़ का जड़ खा लो, तना खा लो, सब में खाद्य पदार्थ है। तो ये खाना ले लेता है पेड़ से और बदले में इसको दे देता है। यही कहलाता है नाइट्रोजन फिक्सेशन, यही कहलाता है नाइट्रोजन स्थिरीकरण। करता कौन है, राइजोबियम। बस ये याद रखना है आपको। ठीक है, तो दलहनी फसलों में नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है, पहली चीज। करता कौन है, बैक्टीरिया। कौन सा बैक्टीरिया, राइजोबियम। कुछ और बैक्टीरिया भी करते हैं, उनके नाम लिख लो, जैसे एजोबैक्टर हो गया, है ना। एक और बैक्टीरिया होता है एजोबैक्टर, वो भी करता है। एजोबैक्टर के अलावा होता है क्लास्ट्रियम, ये भी करता है। और एक होता है लेगुमिनीसेरम, लेगुमिनीसेरम, है ना। तो ऐसे कुछ बैक्टीरिया का आप याद रखें। फिर आप लिखें नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया। नाइट्रीफाइंग भी नाइट्रोजन को बदलने का काम करते हैं। इस एक का नाम है नाइट्रोकोकस और एक का नाम है नाइट्रोसोमोनास और नाइट्रोसोमोनास। ठीक, नेक्स्ट लिखो, कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो डिकम्पोज करने का काम करते हैं। डिकम्पोज मतलब अपघटन। जैसे मान लो एक जीव की मृत्यु हो गई, आपके मोहल्ले का एक कुत्ता था, वो मर गया। अब कुत्ता मर गया तो वो कहीं डला है, और डला आप 1 महीने बाद देखोगे वहां से वो गायब हो जाएगा। गायब क्यों हो जाएगा, वो सड़ जाता है, गल जाता है। और उसी सड़ने गलने को हम विज्ञान में क्या कहते हैं, अपघटन। इंग्लिश में क्या कहते हैं, डिकम्पोज। तो ये अपघटन कौन करता है, बैक्टीरिया। कौन सा बैक्टीरिया, वो याद रखना है। ठीक है, तो पहले तो आपको याद रखना है कि अपघटन कौन करता है, सूक्ष्मजीव, सब जानते हैं, लेकिन कौन से, बैक्टीरिया। कौन सा, पहला आप लिखेंगे बैसिलस माइकोट्स। दूसरा है रेमोकस। दूसरा क्या है, रेमोकस। और तीसरा है आपका बस 2 ही ठीक हैं, बैसिलस माइकोट्स और रेमोकस, है ना। बस इतना याद रखना है, ये अपघटन में बैक्टीरिया सहायक हैं, सूक्ष्म जीव सहायक हैं। इतने में भी आपका काम चल जाएगा। लेकिन कभी भी पूछ ले नाम, तो मैंने नाम भी बता दिया। अब सबसे इंपोर्टेंट, दूध डेयरी में कौन सा बैक्टीरिया होता है जो दूध को दही में बदलता है। दूध को दही में बदलने वाला जो बैक्टीरिया है उसका नाम है लैक्टोबैसिलस। हिंदी में लिखता हूं, लैक्टोबैसिलस और स्ट्रेप्टोकोकस। ये 2 बैक्टीरिया हैं, ये जो दूध को सड़ाने में काम आते हैं, दूध से दही बनाने में। कौन सा काम आता है, स्ट्रेप्टोकोकस और लैक्टोबैसिलस, है ना। आप ये तो क्लियर है। लैक्टो आपको पता है, लैक्टोमीटर से दूध की शुद्धता मापते हैं, और लैक्टो शुगर दूध में पाई जाती है, और उसी के नाम पर बैक्टीरिया का नाम रखा गया लैक्टोबैसिलस। ठीक है, दूसरा नाम और याद रखना है आप, स्ट्रेप्टोकोकस। ये 2 बैक्टीरिया हैं जो दूध को दही में बदलते हैं। दूध और दही से एक बात मुझे याद आई कि यही जो बैक्टीरिया हैं जो दूध को क्या करते हैं, सड़ाते हैं। लेकिन आपने देखा होगा कि जो दूध डेयरी का दूध आता है पैकेट में, वो दूध कभी खराब नहीं होता। दूध को कहते हैं ना, दूध फट गया। तो दूध कैसे फटता है, दूध एक्चुअल में इन्हीं बैक्टीरिया के द्वारा फटता है। लेकिन अगर ये बैक्टीरिया ना हो तो दूध कभी खराब नहीं होगा। तो भाई यही होता है कि जो डेयरी का दूध होता है ना,
उसे हम क्या कर देते हैं, उसमें हम इन बैक्टीरिया को मार देते हैं, और उस मारने की विधि को हम क्या कहते हैं, पाश्चुरीकरण, इंग्लिश में पाश्चुराइजेशन। इसलिए कभी भी सांची का दूध हो या खजुराहो का दूध हो, उस डेयरी के दूध को उठा के देखना, उसके पैकेट पे लिखा होता है पाश्चुरीकृत दूध। ठीक है क्या ये समस्या? दूध में उपस्थित बैक्टीरिया को खत्म करके हमेशा के लिए उपयोगी दूध बनाना पाश्चुरीकरण है। फिर से समझो, दूध में उपस्थित बैक्टीरिया को खत्म करके उस दूध को हमेशा के लिए सुरक्षित बनाना पाश्चुरीकरण है, पाश्चुराइजेशन है। बात समझ में आई? पाश्चुराइजेशन किसने बताया? तो ये लुई पाश्चर के द्वारा बताया गया था। इसकी खोज किसने की थी? लुई पाश्चर ने की थी, पाश्चुराइजेशन की खोज। अब ये करते कैसे हैं, इसका एक ही डाटा आपको पूछा जाएगा कि ये करते कैसे हैं। करते कैसे, ये व्यापम में कई बार पूछा गया है। तो भाई साहब, इसकी एक फिक्स मेथड है। फिक्स क्या है? मेथड है। मशीनों में क्या होता है, 62 से लेके 67.8 या कहीं कहीं 67.7 भी लिखा रहता है, जो भी आपको सही लिखे, 67.7 या 67.8 डिग्री सेल्सियस पर 30 मिनट तक आप क्या करो, दूध गर्म करो। बात समझ में आ रही है? 68.7, ठीक है, 68 है ये, है ना, 68.7 या 68.8, जो आपको सही लगे। मतलब 62 से 68 के बीच में कोई भी ऑप्शन आपको मिलेगा एक। ठीक है, लेकिन एक बात याद रखें कि साथ में 30 मिनट हो, 30 से 31 नहीं होगा, 29 नहीं होगा। व्यापक में आया था तो आंसर यही था, 62 डिग्री सेल्सियस 30 मिनट, यही सही था। लेकिन 63 भी हो सकता है, 64 भी हो सकता है, 68 भी हो सकता है ना। तो 62 से 68.7 डिग्री सेल्सियस पर 30 मिनट तक अगर आप दूध को गर्म कर देंगे, 30 मिनट तक आप दूध को गर्म कर देंगे 62 डिग्री सेल्सियस पे, तो दूध में बैक्टीरिया हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा और दूध कभी खराब नहीं होगा। अब आप मुझे बताओ कि घर में दूध फट जाता है, लेकिन कभी किसी ने उस दूध को 30 डिग्री पर 30 मिनट तक गर्म किया? आधा घंटा तक किया कभी किसी ने? नहीं करता कोई, आधा घंटा तक नहीं करता, इसलिए बैक्टीरिया फिर से खत्म कर देता है दूध को। ठीक है, तो 30 मिनट तक गर्म करिए आप। ठीक है, लेकिन याद रहे 62 से 68 डिग्री सेल्सियस। लेकिन कभी कभी ये ऑप्शन में नहीं रहता, तो फिर क्या मिलेगा आपको? 72 डिग्री सेल्सियस। 72 डिग्री सेल्सियस पर 15 सेकेंड, है ना। जल्दी है आपको कि भाई जल्दी दूध को पाश्चुरीकृत करना है, तो कुल आप 15 सेकेंड तक 72 डिग्री सेल्सियस पर गर्म कर देंगे, सारे बैक्टीरिया खत्म हो जाएंगे, फिर भी दूध कभी खराब नहीं होगा। ठीक है, इसके अलावा और भी है एक पैरामीटर, 130 डिग्री सेल्सियस 1 सेकेंड। 130 डिग्री सेल्सियस पर दूध गर्म कर दो 1 सेकेंड के लिए, सारे बैक्टीरिया खत्म हो जाएंगे। ठीक है ना। एक और पैरामीटर है 115 डिग्री सेल्सियस का है, 115 डिग्री सेल्सियस है, उसमें भी कितना सेकंड है अभी थोड़ा सा मैं भूल रहा हूं। बस ये 3 याद रख लो, इन 3 में से एक ना एक ऑप्शन में जरूर फंस जाएगा। अधिकांश तौर पर 62 और 72 ये 2 ज्यादा पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इतने डिग्री सेल्सियस पर हम दूध गर्म कर देते हैं, दूध का जीवाणु मर जाता है, बैक्टीरिया मर जाता है, फिर बैक्टीरिया नहीं होता, दूध कभी खराब नहीं होता। इसलिए सांची का दूध हमेशा के लिए अच्छा बना रहता है, इसी कारण वो खराब नहीं होता। उसके पैकेट पर लिखा रहता है कि ये पाश्चुरीकृत दूध है। तो यहां तक बात समझ में आ गई होगी। सिरका जो होता है उसमें एजोबैक्टर का उपयोग होता है, एजोबैक्टर, है ना। सिरका में एजोबैक्टर का उपयोग होता है, और एजोबैक्टर में शुगर से एसिटिक अम्ल बना देता है ना। एसिटिक अम्ल को ही सिरका कहा जाता है। अचार में फिर हम उसका उपयोग करते हैं। अगर हम शराब की बात करें, एल्कोहल की बात करें, तो एल्कोहल में उपयोग होता है क्लास्ट्रियम। कौन सा होता है? क्लास्ट्रियम। एल्कोहल में कौन सा बैक्टीरिया? क्लास्ट्रियम। क्लास्ट्रियम क्या करता है? क्लास्ट्रियम करता है किडबन अभी मैंने बताया, फर्मेंटेशन, है ना। एक विधि आपने देखी होगी, है ना, कौन सी विधि है वो? 12th में है शायद, है ना। 12th में है एल्कोहल बनाने की विधियां, है। तो 12th में एल्कोहल बनाने की बहुत सारी विधियां हैं, किडबन द्वारा, है ना, विक्टर मेयर द्वारा, ऐसी बहुत सारी विधि हैं। तो किडबन में क्या होता है? किडबन में बैक्टीरिया किडबन करता है और एल्कोहल बन जाता है बहुत सारी चीज़ों से, है ना। अगर बियर की बात करें तो बियर में कौन सा होता है? जेंथोमोनास, है ना। बियर को कैसे बनाया जाता है? जेंथोमोनास के द्वारा।
किसके द्वारा? ज़ैंथोमोनास, है ना, ज़ैंथोमोनास। ज़ैंथोमोनास बैक्टीरिया बियर में उपयोगी है। ज़ैंथोमोनास और पेडिकोकस और बैक्टीरियोकस, पेडिकोकस और बैक्टीरियम, पेडिकोकस और बैक्टीरियम, है ना, ये बियर में उपयोगी होते हैं। अगर हम दवा की बात करें, मेडिसिन की बात करें, तो दवा में आपको दवा का नाम ही याद रखना है, दवा का नाम ही याद रखना है। दवा एक निकाली जाती है जिसका नाम है स्ट्रेप्टोमाइसिन, है ना, स्ट्रेप्टोमाइसिन। स्ट्रेप्टोमाइसिन है, टेट्रामाइसिन है, टेट्रामाइसिन है, ऐसी दवा है जो बैक्टीरिया से प्राप्त होती हैं। कौन से बैक्टीरिया से होती हैं इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। क्लोरोमाइसिन एक और है, क्लोरोमाइसिन, है ना, तो क्लोरोमाइसिन भी लिख लो। स्ट्रेप्टोमाइसिन, टेट्रामाइसिन, क्लोरोमाइसिन, ये कुछ दवा हैं जो बैक्टीरिया से मिलती हैं। किस बैक्टीरिया से मिलती हैं इतने लेवल पर अभी तक नहीं पूछा गया है, ठीक है, तो इतना याद रख लो आप, पर्याप्त है। पाश्चुरीकरण मैंने बता दिया है आपको। आज का लास्ट, हाँ, एक पॉइंट और याद आ गया मुझे। एक क्वेश्चन पूछा था व्यापम में कि बैक्टीरिया के लैंगिक जनन को किस नाम से जाना जाता है। बेसिकली देखा जाए तो बैक्टीरिया प्रोकैरियोटिक है, यूनिसेलुलर है, इसलिए इसमें जनन का उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल नहीं होता, क्योंकि रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ही नहीं होते, है ना, जननांग ही नहीं होते। लेकिन फिर भी लैंगिक जनन होता है इसमें, और उस लैंगिक जनन को हम अविकसित जनन कहते हैं, और उसे हम संयोगमन के नाम से जानते हैं। किसके नाम से? संयोगमन के नाम से जाते हैं। कभी कभी आपको कॉन्जुगेशन भी लिखा रह सकता है, कॉन्जुगेशन संयोगमन के द्वारा जाना जाता है। अब क्या है, एक बैक्टीरिया है, दोनों ने इस तरीके से संयोगमन किया, है ना, साइटोप्लाज्मिक स्ट्रैंड बनाया, इसका मटेरियल इसमें गया और इस तरीके से नया बैक्टीरिया बन गया, है ना, ऐसी कुछ प्रोसेस है। तो संयोगमन बस याद रखें आप, है ना। तो अंतिम हम बात करेंगे कि बैक्टीरिया से होने वाली बीमारियां, बैक्टीरिया से कौन कौन से रोग होते हैं। अभी तक आपको लगता होगा कि जो भयानक रोग हैं, जैसे आपका टीबी है, टीबी लोग कहते हैं कि अरे वायरस से होता, वायरस से नहीं होता, टीबी बैक्टीरिया से होता है ना। जैसे कुष्ठ रोग हो गया, कुष्ठ रोग, है ना, हैजा हो गया, हैजा, है ना, तो ऐसे बहुत खतरनाक रोग हैं, टिटनेस है, तो ये सब बैक्टीरिया से होते हैं। तो पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि रोग बैक्टीरिया से ही होते हैं, इतना कंफर्म हो जाए कि ये रोग बैक्टीरिया से, ये रोग वायरस से, खत्म बात। फिर आप उसके अंदर याद करेंगे कि किस बैक्टीरिया से, किस वायरस से। तो इसके लिए मैंने एक छोटी सी ट्रिक बनाई है, वो ट्रिक मैं आपको बताता हूं, उस ट्रिक को आप फॉलो करेंगे, उसमें सारे बैक्टीरिया से होने वाले रोग आ जाएंगे सारे, और उसके बाद जितने बचे सो वो वायरस के हो जाएंगे। बात समझ में आ रही है? क्योंकि दो चीजों में एक चीज याद कर लो तो दूसरी चीज उसी की होगी। समझ में आ रहा है? और जितने परजीवी से रोग होते हैं उनकी ट्रिक मैं आपको बता चुका हूं, ठीक है, वो तो वैसे ही याद हो जाएंगे, 5-6 रोग तो हैं ही। तो एक तरफ आप लिखेंगे बीमारियां, एक तरफ आप पेज में लिखेंगे बीमारियां, पूरा पेज ब्लैंक पेज पे लिखेंगे। ब्लैंक मतलब लाइनें हो तो ठीक है, मतलब पूरा खाली होना चाहिए, नहीं कि आधा बचा है और उसी में आप लिखने लगे। एक तरफ बीमारियां, दूसरी तरफ बैक्टीरिया का नाम, और तीसरी तरफ प्रभावित अंग, है ना। बैक्टीरिया किसी न किसी अंग को तो प्रभावित करेगा, इतना तो सभी जानते हैं कि भाई ये रोग मानव में होगा, लेकिन मानव के किस अंग में होगा ये इंपॉर्टेंट है, ये सभी लोग नहीं जानते। जैसे हैजा हो गया, कुछ लोगों को पता ही नहीं चलता कि हैजा में हमारे शरीर का कौन सा अंग प्रभावित है। टिटनेस हो गया, हैजा हो गया, कुष्ठ रोग हो गया। बात समझ में आ रही? टीबी, कुछ लोगों को टीबी हो जाती है, ये समझ में नहीं आता कि टीबी में हमारा कौन सा अंग खत्म हो गया। कुछ लोग कहते हैं अरे लीवर खराब हो जाता है। ऐसी बहुत सारी कहना चाहिए रूढ़िवादिताएं हैं, लोग नहीं समझते, तो मैं आपको आज यह समझाऊंगा, ठीक है। तो सबसे पहले तो ट्रिक लिख लो, ट्रिक लिखो अच्छे बड़े अक्षरों में, टिंकू सीडी में पटाखा बनी हैगो, है ना। थोड़ी सी भाषा अलग हो सकती है, लेकिन उससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। ये जो सेंटेंस है, मैं एक चीज की गारंटी देता हूं, इस सेंटेंस को बिना याद किया जा सकता है। ऐसे जो शब्द होते हैं ना, ऐसे शब्द, अब देखो, टिंकू सभी जानते हैं, सीडी सभी जानते हैं, पटाखा सभी जानते हैं, बनी सब जानते हैं। तो इसको आप 1-2 बार बोलेंगे वैसे याद हो जाएगा। अब इसमें जितने भी आपको शब्द दिख रहे हैं, सभी शब्दों से एक रोग आएगा, और उस रोग का नाम भी आप जानते हैं। बस उसे हमने क्या किया है, समाहित किया है। समाहित इस सेंटेंस में कर दिया, इस सेंटेंस को आप पढ़ेंगे सारे रोग आ जाएंगे, आप जान जाएंगे कि बैक्टीरिया से होते हैं। बात समझ में आ रही है
है ना। तो पहले तो एक सीरियल में आप क्या लिख लो, बीमारियों के नाम लिख लो, ताकि इसके सारे अल्फाबेट आपको समझ में आ जाएं। फिर हम डैश करके बैक्टीरिया के नाम लिखेंगे, है ना। तो टा, टिंकू, टिंकू में जो पहला टा है, पहला टा है, इसका मतलब होता है टिटनेस। बात समझ में आई? क्या होता है? टिटनेस। टिंकू में जो पहला टा है, इससे क्या होता है रोग? टिटनेस। तो आज समझ में आ गया होगा टिटनेस किससे होगा? बैक्टीरिया से होगा। टिटनेस का एक और नाम है ना, ये थोड़ा सा बड़े लेवल का क्वेश्चन है। टिटनेस को हम लॉकजा भी कहते हैं। क्या कहते हैं? लॉकजा। क्या कहते हैं? लॉकजा। और इसका एक और नाम है जिसे हम बुंदेलखंडी या ये कह सकते हैं देहाती नाम कह सकते हैं। हमारे एक सर थे प्राइमरी लेवल पे, उनने ये शब्द मुझे बताया था सबसे पहले। वो कई बार कहते रहते थे कि ये रोग हो जाएगा, ये रोग हो जाएगा, लेकिन मुझे आज तक समझ में नहीं आया। लेकिन फिर जब मैंने इस लेवल पे पढ़ा, पुस्तकों को, बहुत सारी पुस्तकों को देखा, तब ये समझ में आया। तो टिटनेस को क्या कहते हैं? धनुष टंकार। टिटनेस को हम क्या कहते हैं? धनुष टंकार कहते हैं। कहीं कहीं कुछ लोग धनुष टंकाकार भी कहते हैं, धनुष टंकाकार, है ना। तो धनुष टंकाकार इसका मतलब है कि जो हमारे हाथ पैर हैं वो धनुष के आकार के हो जाते हैं, है ना। कुछ लोग आपने देखे होंगे कि कुछ लोग के जो हाथ पैर हैं वो फोल्डेड होते हैं, ऐसे लफे रहते हैं, ऐसे इस तरीके से, है ना। मतलब स्ट्रेट हाथ पैर नहीं होते। हाथ पैरों को आप गौर से देखेंगे तो हाथ पैर, हाथ जो है वो थोड़ा सा आगे की ओर होगा, जो पैर है वो थोड़ा सा स्ट्रेट नहीं रहता, आगे की ओर निकल जाता है, पीछे की ओर निकल जाता है ना। तो इस तरीके के हाथ पैर हो जाते हैं, धनुष के आकार के हाथ पैर बन जाते हैं। इसी रोग को हम धनुष टंकाकार कहते हैं, है ना, लॉकजा भी कहते हैं, और साइंस में इसको टिटनेस कहा जाता है। क्या कहा जाता है? टिटनेस कहा जाता है। ठीक है, तो पहला रोग पता चल गया। अभी बैक्टीरिया हम बाद में लिखेंगे, इसके सामने की जगह छोड़ दो। ठीक है, फिर यहां दूसरा रोग लिखो, का। का से क्या होगा? टिंकू, कू है ना, तो कू से होगा कुष्ठ रोग। क्या होगा? कुष्ठ। कुष्ठ। बात समझ में आई? टिंकू, कू है ना, कू से क्या होगा? कुष्ठ रोग होगा। इसको इंग्लिश में लेप्रोसी कहा जाता है। इंग्लिश में इसको लेप्रोसी कहा जाता है। और कुछ गांव में कुछ लोग कोड़ भी कहते हैं ना, कोड़ हो गया है ना, कोड़ भी कहा जाता है। तो ये देहाती शब्द है, तो जो आपको सही लगे। तो कुष्ठ रोग, है ना। फिर सीडी, सी, सी से क्या होगा? सिफिलिस। क्या होगा? सिफिलिस। इसका हिंदी इंग्लिश सेम है, सिफिलिस। सीडी में सी से क्या होगा? सिफिलिस होगा। ठीक है, फिर सी डी, डी से क्या होगा? डी से होगा डिप्थीरिया। क्या होगा? डिप्थीरिया। क्या होगा? डिप्थीरिया, है ना। डी, मैं से क्या होगा? मैं से होगा मेनिंजाइटिस। ये मैंने कई बार आपको बताया है, मेनिंजाइटिस, है ना, मेनिंजाइटिस। अभी मैं सबका डिटेल बताऊंगा। मेनिंजाइटिस, है ना, इसको यहां लिख देते हैं, मेनिंजाइटिस, यहां लिख लो, मेनिंजाइटिस। मेनिंजाइटिस को मैं आपको ब्रेन में बहुत अच्छे से पढ़ा चुका हूं। फिर पा, पा से क्या होगा? पा से क्या हो सकता है? पोलियो तो होगा नहीं, पोलियो तो वायरस से होता है। प्लेग, 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 प्लेग की बीमारी। प्लेग भी किससे होता है? बैक्टीरिया से होता है। प्लेग, प्लेग को और किस नाम से जानते हैं? काली मौत। किस नाम से? काली मौत। ये कई बार पूछा है कि काली मौत किस रोग को कहा जाता है? प्लेग। और धीमी मौत, धीमी मौत कहा जाता है डायबिटीज को, मधुमेह को। इस चीज को याद रखना, धीमी मौत डायबिटीज को कहा जाता है। पा हो गया। पा के बाद फिर टा, टा से क्या होगा? टाइफाइड। टाइफाइड, तो टाइफाइड भी कहां से होता है? आपका बैक्टीरिया से होता है। टाइफाइड, टाइफाइड। और कुछ आ रहा है? टाइफाइड, हाँ, टाइफाइड। टा से एक और बीमारी आएगी, टा से टाइफाइड आएगा, और टा से टीबी आएगी, है ना। टीबी, टीबी को हम क्या कहते हैं? तपेदिक। टीबी को हम क्या कहते हैं? तपेदिक भी कहते हैं, टीबी भी कहते हैं, क्षय रोग भी कहते हैं। क्षय रोग भी कहते हैं, ट्यूबरक्लोसिस भी कहते हैं इंग्लिश में, ट्यूबरक्लोसिस, इंग्लिश में ट्यूबरक्लोसिस, है ना। और एक बार डॉक्टर ने मुझसे कहा था इक्ष्मा, है ना, इक्ष्मा। तो इसका एक और नाम है जो स्पेशल नाम है, इक्ष्मा। आधा इच्छा और माँ, इक्ष्मा भी कहते हैं, है ना। तो टीबी, टी से, टा से दो होंगे, टाइफाइड भी होगा और टीबी भी होगा। फिर क्या आएगा आपका? खा, खा से आएगा खांसी। और कौन सी खांसी? काली खांसी, है ना, काली खांसी, काली खांसी। हाँ, काली खांसी। इसी काली खांसी को शायद कोकर खांसी भी कहते हैं, है ना। काली खांसी, वो खांसी अलग है जुकाम वाली, वो राइनो वायरस से होती है। ये काली खांसी है, ये बैक्टीरिया से होती है। फिर बा आ गया, है ना। बा से क्या हो जाएगा? बोटुलिज्म।
क्या हो जाएगा, बोट्यूलिज्म, बोट्यूलिज्म है ना। ना से क्या हो जाएगा, निमोनिया, ना से क्या हो जाएगा, निमोनिया, ना से क्या हो जाएगा, निमोनिया। ठीक है से क्या हो जाएगा, हैजा, है से क्या हो जाएगा, हैजा, हैजा को क्या कहते हैं, कोलेरा, हैजा। और गा से क्या हो जाएगा, गोनोरिया, 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 गोनोरिया। ठीक है, तो यहाँ सारे जितने भी रोग हैं मैंने आपको बता दिए हैं ट्रिक के माध्यम से। इसको आप लिख लीजिएगा, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो। इतने सारे रोग हैं, बस आपको एक चीज याद रखना है कि जो टा है एक ही अल्फाबेट है, सारे अल्फाबेट से एक एक बीमारी आ रही है, और एक ही अल्फाबेट है जिससे दो बीमारियां आएंगी, है ना। इतना याद रख लेना, एक दो बार में आपको याद हो जाएगा, है ना, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। अब आप एक तरफ से सारी बीमारियां लिख चुके होंगे, नहीं लिखा तो वीडियो को पॉज करिए और एक तरफ सारी बीमारियां लिख लीजिए, और दूसरी तरफ अब बैक्टीरिया के नाम और प्रभावित अंग को लिखना शुरू कर दीजिए। तो सबसे पहला है टिटनेस। एक बात याद रखेंगे, जितनी भी बीमारी है ना, अधिकांश बीमारी तो बीमारी के नाम से ही बैक्टीरिया का नाम है। कुछ ज़्यादा आपको दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, बहुत ही सिंपल और आसान भाषा में मैं आपको समझाऊंगा। बैक्टीरिया का जो नाम है वो मुख्य तौर पर इसी नाम से रहेगा। जैसे टिटनेस, टिटनेस, टिटनेस का जो बैक्टीरिया है उसका नाम है टिटेनी। क्या नाम है, टिटेनी। पूरा नाम है क्लास्ट्रियम, यहाँ लिखा है क्लास्ट्रियम टिटेनी, क्लास्ट्रियम टिटेनी। पूरा नाम क्या है बैक्टीरिया का, क्लास्ट्रियम टिटेनी। प्रभावित अंग क्या है, तंत्रिका। प्रभावित अंग क्या है, तंत्रिका, है ना। लगता है कि यार पैर ऐसे होगा तो हड्डी, नहीं, तंत्रिका को ढीला कर देता है, इसलिए पैर धनुष के आकार के हो जाते हैं, तंत्रिका को प्रभावित करता है। दूसरा है कुष्ठ। कुष्ठ होता है माइकोबैक्टीरियम, माइटोबैक्टीरियम लेप्री, माइकोबैक्टीरियम लेप्री। माइको है कि माइटो है, इसको थोड़ा सा सर्च करना है एक बार। माइकोबैक्टीरियम है कि माइटोबैक्टीरियम, माइकोबैक्टीरियम है, सही है, माइकोबैक्टीरियम लेप्री। माइकोबैक्टीरियम लेप्री से क्या होता है, कुष्ठ रोग होता है। और कुष्ठ रोग, कुष्ठ रोग, कुष्ठ रोग लगता हमें त्वचा है, लगता हमें त्वचा है, वैसे त्वचा भी सही है ना, गलत नहीं होगा, लेकिन इसका सही आंसर होता है तंत्रिका। यह आपके अंदर की तंत्रिका को खराब कर देता है और वही तंत्रिका प्रभाव डालता है आपकी त्वचा पे, है ना। तो दोनों लिख लो, तंत्रिका और त्वचा दोनों अंगों को प्रभावित करेगा। उसके बाद आएगा सिफिलिस। क्या आएगा, सिफिलिस। सिफिलिस होता है आपका टेपोनोमा पैलिडम से, टेपोनोमा पैलिडम, टेपोनोमा पैलिडम से होगा। और ये गुप्त रोग है ना, ये गुप्त रोग है, शिश्न अंगों को प्रभावित करता है ना, आपका जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। नेक्स्ट डिप्थीरिया। डिप्थीरिया, डिप्थीरिया किससे होगा, बैक्टीरियम डिप्थीरी। डिप्थीरिया किससे होगा, बैक्टीरियम डिप्थीरी से, बैक्टीरियम डिप्थीरी से। किससे होगा, बैक्टीरियम डिप्थीरी से होगा। ठीक है, और डिप्थीरिया किसको प्रभावित करेगा, आपके श्वास नली को। ये श्वास नली और फेफड़ा भी आ सकता है। फिर अब मेनिंजाइटिस। मेनिंजाइटिस, इसका कोई खास बैक्टीरिया नहीं है, किसी बहुत सारे बैक्टीरिया से प्रभावित हो सकती है। मेनिंजाइटिस ब्रेन, ब्रेन मस्तिष्क झिल्ली, मस्तिष्क झिल्ली कौन सी, मेनिंजीस। मेनिंजीस में सूजन आने से मेनिंजाइटिस हो जाता है। फिर अब प्लेग। प्लेग, प्लेग किससे होता है, पास्चुरेला पेस्टिस, पास्चुरेला पेस्टिस से होता है, पास्चुरेला पेस्टिस से होता है प्लेग। और प्लेग में जो है वो हमारा फेफड़ा, फेफड़ा और तंत्रिका तंत्र प्रभावित होता है, फेफड़े और तंत्रिका तंत्र प्रभावित होता है। नेक्स्ट है टाइफाइड। टाइफाइड होता है साल्मोनेला टाइफी से, साल्मोनेला टाइफी, साल्मोनेला टाइफी। और ये हमारी आंत को डिस्टर्ब कर देता है, इंटेस्टाइन को। नेक्स्ट है टीबी। टीबी, टीबी होता है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस से। टीबी किससे होता है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। प्रभावित अंग फेफड़े, फेफड़े, श्वास नली, रेस्पिरेटरी सिस्टम पूरा। नेक्स्ट है काली खांसी। काली खांसी होती है हीमोफिलस परटूसिया, हीमोफिलस परटूसिया, हीमोफिलस परटूसिया, हीमोफिलस परटूसिया से होती है काली खांसी। और आपको पता है खांसी फेफड़ों को प्रभावित करेगी। फिर है बोट्यूलिज्म। बोट्यूलिज्म, बोट्यूलिज्म में कोई खास बैक्टीरिया नहीं है, ये भी श्वास को प्रभावित करता है, बहुत सारे बैक्टीरिया चले जाते हैं, श्वास लेने में दिक्कत हो जाती है। इंपोर्टेंट है निमोनिया, इंपोर्टेंट है निमोनिया, इंपोर्टेंट है निमोनिया। किससे होता है, डिप्लोकोकस न्यूमोनी, डिप्लोकोकस न्यूमोनी, डिप्लोकोकस न्यूमोनी, डिप्लोकोकस न्यूमोनी। ठीक है, और ये प्रभावित करता है अपने फेफड़े को, निमोनिया हो जाता है, फेफड़ों की वाट लग जाती है, फेफड़े मैंने निमोनिया में बताया है रेस्पिरेटरी सिस्टम में। हैजा, हैजा किससे होता है, विब्रियो कोलेरी। हैजा किससे होता है, विब्रियो, मोस्ट इंपोर्टेंट, कई बार आया है, विब्रियो
कोलेरी, कोलेरा मतलब कोलेरा मतलब हैजा और कोलेरी मतलब वायरस, सॉरी बैक्टीरिया। प्रभावित अंग आंत, हैजा कहाँ फैलता है? आंतों में फैलता है, इस बात को याद रखिएगा, कई बार आया है। और अंतिम है आपका गोनोरिया, अंतिम है आपका गोनोरिया, अंतिम है आपका गोनोरिया। और गोनोरिया होता है गोनोरियाई बैक्टीरिया से, गोनोरियाई बैक्टीरिया से, गोनोरियाई बैक्टीरिया से। और ये यूरिन सिस्टम को प्रभावित करता है, मूत्र मार्ग को ये प्रभावित करता है। ठीक है, तो इतने सारे रोग हो चुके हैं। अब कुछ रोग मैं जानवरों के बताऊंगा और पेड़ पौधों के बताऊंगा, एक नाम से आपको लिख लेना है, इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन फिर भी कभी कभार आ जाता है। भेड़ों का एंथ्रिक्स, इसमें बैक्टीरिया का नाम याद नहीं रखना, बस याद रख लो कि बैक्टीरिया से होता है। भेड़ों का एंथ्रिक्स, भेड़ों का एंथ्रिक्स इसको साल्टर के नाम से भी जाना जाता है, भेड़ों का एंथ्रिक्स इसको साल्टर के नाम से भी जाना जाता है। सारे बैक्टीरिया से होंगे। बैक्टीरिया का नाम इसमें बता देता हूं मैं, एंथ्रिक्स वैसिलस, एंथ्रिक्स वैसिलस से होता है। दूसरा है जानवरों के काले पैर होना, जानवर के काले पैर पड़ जाते हैं, बैक्टीरिया से पड़ते हैं। नींबू का कैंकर रोग, नींबू का सिस्ट्रस कैंकर रोग, नींबू का कैंकर सिस्ट्रस रोग, ये होता है जेंथोमोनास बैक्टीरिया से। फिर है आलू का शिथिल रोग, आलू ऐसा सिकुड़ सा जाता है, आलू का शिथिल रोग बैक्टीरिया से। धान की अंगमारी बीमारी, धान की अंगमारी बीमारी, धान की अंगमारी बीमारी बैक्टीरिया से, है ना। सेब का अग्नि नीरजा रोग, सेब का अग्नि नीरजा रोग, है ना, सेब अजीब से हो जाते हैं, तो सेब में कौन सा रोग हो जाता है? अग्नि नीरजा। अग्नि नीरजा किससे होता है? बैक्टीरिया से। और अंतिम फलों का क्राउन गाल रोग, फलों का क्राउन गाल रोग, ये भी बैक्टीरिया से होता है। रिपीट करते हैं, भेड़ों का एंथ्रिक्स, जानवरों का काला पैर रोग, नींबू का सिस्ट्रस कैंकर, आलू का शिथिल रोग, धान का अंगमारी, सेब का अग्नि नीरजा और फलों का क्राउन गाल रोग। ये सभी जितने भी रोग हैं, ये सारे रोग आपके बैक्टीरिया या जीवाणु से होते हैं। तो इनको याद करने से पहले आपको मानव के रोग याद करने हैं, जिसमें कुष्ठ रोग, टिटनेस, सिफिलिस, डिप्थीरिया, मेनिंजिस, प्लेग, टाइफाइड, टीबी, काली खांसी, बोtulism, निमोनिया, हैजा, ये सारे रोग आपके आते हैं। तो आज के इस लेक्चर में आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।